ओला टीवी खेती। एक गांव में रामू और चंद्रा नाम के भाई रहते थे। उनके पिता राधेलाल मरने के कुछ क्षण पहले दोनों बच्चों को बुलाकर, मेरे पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन है, उसमें से एक एक एकड़ ले लो तुम दोनों। कोई झगड़ा किए बिना दोनों मिलकर रहना। ऐसे बोलकर आंखें बंद कर लेता है। पिता के कहने के अनुसार दोनों भाई एक एक एकड़ जमीन लेकर फसल उगा रहे थे। बड़ा बेटा रामू अपने एकड़ की जमीन पर जैविक खेती करना शुरू कर देता है। छोटा बेटा चंद्रा अपने एकड़ जमीन पर बायोकेमिकल्स का इस्तेमाल करके सब्जियां उगाने का सोचता है। वो बात अपने भाई रामू से कहते हुए, भाई, मार्केट में एक नई दवाई आई है जो 1 एकड़ जमीन में 2 एकड़ जितनी फसल उगा रही है। मैं वो ला रहा हूँ, तुम भी ले आओ भाई, अच्छा मुनाफा होगा। नहीं रे, मैं मेरे खेत में बायोकेमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा। जैविक तरीके से खेती करने का सोचा हूँ, तो भी उसी तरह कर। शांत रहो भैया, इस जमाने में पुराने तरीके की खेती क्यों, तुम ही कर लो भैया। मैं मार्केट में मौजूद सारी दवाओं का प्रयोग करके 1 एकड़ में कितना फसल उगाता हूँ देख लेना। ऐसे बोलकर तरह तरह के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके सब्जियां उगाता है। लेकिन रामू गाय का गोबर, गौमूत्र, पेड़ के पत्ते ऐसे पारंपरिक तरह से सब्जियां उगाता रहता है। उर्वरक ज्यादा डालने के कारण चंद्रा के खेत में बहुत फसल आती है। आए हुए फसल को बस्ती में बेचने के लिए एक बड़े से सुपरमार्केट से एग्रीमेंट भी करता है। लेकिन रामू के खेत में इतनी फसल नहीं उगती। सब जोड़कर उसने जितने पैसे लगाए थे उतने भी उसके पास नहीं आए। उस पर रामू थोड़ा निराश हो जाता है। फसल बेचकर बहुत सारे पैसे कमाने वाला चंद्रा रामू के पास आकर, भैया मेरी बात मानो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे खेती करो, बहुत मुनाफा कमाओगे। क्यों ऐसे पुरानी परंपराओं को इस्तेमाल करके नुकसान करवा रहे हो? देखा ना मैंने कितना मुनाफा कमाया। नहीं रे, मैं जैविक तरीके से ही खेती करूंगा। नहीं भैया, ऐसे करोगे तो फसल नहीं उगेगी। हमें धरती की सेवा करनी है, तभी वो हमारी सेवा करेगी। भूमि को खाना देना पड़ेगा, तब वो हमें खाना देगी। धरती को खाना देना मतलब बायोकेमिकल्स नहीं, बल्कि पत्ते गोबर। शांत रहो, अगर आगे बढ़ना है तो ऐसे ही करो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। कोई कुछ भी कहता, रामू ने जैविक खेती को नहीं छोड़ा। 2-3 बार में ही इतने फसल नहीं उगे। बीज बोने के लिए उसने बहुत कर्जे भी किए। लेकिन चंद्रा 3-4 सालों में ही बहुत पैसे कमा लेता है। अच्छा सा घर बांधकर और जमीन भी खरीदता है। रामू घर बेचकर झोपड़े में आ जाता है। एक दिन फिर से चंद्रा रामू के पास आकर, भैया अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हारे एकड़ से 1 एकड़ मुझे दे दो, तुम्हारा कर्जा चुका दूंगा। जैवरिसन पावर की खेती करो, अच्छी फसल आएगी। नहीं रे, मैं डूबू या बचूं यही करूंगा। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। चंद्रा धीरे से मुस्कुराकर, तेरा करम, ऐसे बोलकर वहाँ से जाता है। ऐसे 2 दिन गुजरने के बाद चंद्रा ने जो बस्ती के सुपरमार्केट में लोड भेजा था वो लौट कर आता है। लोड लौट कर आने पर चंद्रा आश्चर्यचकित होकर सुपरमार्केट वाले को फोन मिलाकर पूछता है। तब वो, सॉरी सर, आपने जो भेजा है उसमें बहुत जैव रसायन है, इसलिए हमने उन्हें वापस भेज दिया। अच्छा, उर्वरक डाल के उगाया है तो उर्वरक नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? तू नहीं लेगा तो कोई और नहीं लेगा क्या? तुझसे ज्यादा दामों में बेचूंगा मैं। ऐसे बोलकर उस लोड को कई सुपरमार्केट्स में भेजता है। सभी लोग उस लोड को लौटा देते हैं। चंद्रा शॉक, सारी फसल खराब हो जाती है। फिर भी चंद्रा चुप बैठे बिना फिर से जैव रसायन का उपयोग करके खेती कर रहा था। लेकिन रसायन का उपयोग करने की वजह से जमीन खराब होकर फसल का उगना कम हो जाता है।
उसी समय पर रामू का जैविक खेती करने की वजह से उसकी जमीन अच्छी होकर बहुत सारे फसल उगना शुरू हो जाते हैं। वो अपनी फसल को लेकर मार्केट जाता है। जैविक खेती के फसल होने की वजह से उन्हें डबल रेट में खरीदते हैं। सारी फसल बिककर डबल रेट आने पर रामू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ऐसे 4-5 फसल होने के बाद चंद्रा के खेत में फसल उगना ही बंद हो जाता है, लेकिन रामू के खेत में बहुत सारे फसल उगते हैं। कुछ ही समय में रामू अपने सारे कर्जे मिटाकर बेचे हुए अपने घर को फिर से खरीदकर उसी घर में बहुत खुशी से रह रहा था। लेकिन चंद्रा की परिस्थिति पूरी तरह बदल गई थी। फसल ना उगने पर कर्जा कर लेता है। किए हुए कर्जे को चुकाने के लिए जमीन बेचने का सोचता है, लेकिन जमीन सूखी पड़ गई थी, इसलिए उसे खरीदने के लिए कोई आगे नहीं आता। क्या करना है ये समझ ना आने पर चंद्रा के पास रामू आकर, छोटो, ऐसे क्यों हो तुम? बहुत बड़ी गलती कर दी भैया। तुमने कितनी बार कहा, लेकिन उर्वरक डालने पर ज्यादा पैसे आएंगे, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। अभी वो उर्वरक मेरी फसल को ही नहीं बल्कि जमीन को भी बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं, परेशान मत हो। 1.25 एकड़ जमीन लिया था ना, उसमें तुम खेती करो और अभी के खेत में पारंपरिक उर्वरक का इस्तेमाल करो। खेत पर नजर रखना, किसी न किसी दिन वो फिर से सोने की भूमि हो जाएगी। भैया, ये जमीन हमारी माँ की तरह है। माँ को कुछ कह दो तो वो उसी वक्त के लिए गुस्सा होती है। खाना खाने का वक्त आए तो बस माँ सारी बातें भूलकर पेट भर खाना देती है। धरती भी वैसे ही, हम रसायन डाल के चाहे कितना ही बर्बाद करें, फिर से पारंपरिक तरह से उसकी पसंद के हिसाब से करें तो किसी न किसी दिन गुस्सा कम करके हमारी तकलीफें दूर करती है। ठीक है? हाँ भैया। ऐसे बोलकर उस दिन से चंद्रा भी उसके भैया के दिए हुए जमीन पर पारंपरिक तरह से खेती कर रहा था। ऐसे ही अपने खेत में पारंपरिक उर्वरक डालते हुए फिर से उसे पहले जैसे बनाने की कोशिश कर रहा था। टीवी अमीर दुल्हन वर्सेस गरीब दुल्हन। एक गांव में वानी और रोजी नाम की 2 सहेलियां रहती थी। बचपन से ही दोनों साथ मिलकर खेलते, आमने सामने ही रहते थे। रोजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी। वानी उसी गांव में सरकारी पाठशाला में जाती थी। उसकी सारी पढ़ाई सरकारी पाठशाला और कॉलेज में ही हुई थी। लेकिन रोजी का ऐसे नहीं, बचपन से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी। कॉलेज भी सिटी में ही किया उसने। दोनों जहाँ कहीं भी थे, एक दूसरे से एकदम पक्की दोस्ती थी। समय मिलने पर एक दूसरे से मिलते रहते। रोजी का अमीर परिवार था। वानी के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसकी माँ जानकी गांव में एक छोटा सा टिफिन सेंटर खोलकर इडली बेचते हुए अपनी बेटी को संभाल रही थी। वानी अपनी माँ की मदद करती रहती। उनके पास की एक गाय को हर दिन नदी के किनारे ले जाकर पानी पिलाकर वही घास खिलाकर फिर से ले आती थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन वानी घर के सामने गाय को चारा दे रही थी कि माँ, मैं गाय को लेकर नदी के किनारे जा रही हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाकर आओ, ऐसे कहती है। वानी गाय की रस्सी हाथ में लेकर जा रही थी कि एक बड़ी सी कार घर के सामने रुकती है। वानी वो कार देखकर रुककर उस कार की तरफ आश्चर्य होकर देख रही थी। उस कार से रोजी उतरती है। रोजी को देखते ही वानी शॉक, भागते हुए जाकर रोजी तुम, ऐसे बोलकर जाकर रोजी को हक करके, कैसी हो तुम, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे, आओ आओ अंदर आओ, ऐसे अंदर ले जाती है। अंदर आई रोजी जानकी को देखते ही उनके पैर पड़ती है। जानकी शॉक, मेरे पैर क्यों पड़ रही हो बेटा तुम? आप वानी की माँ है, मतलब मेरी भी माँ है। माँ के पैर पड़ने में गलत क्या है? कुछ नहीं ना। फिर भी आप बड़े लोग हैं, हम जैसे लोगों के घर में आना ही बड़ी बात है। आपसे मैंने कितनी बार कहा है माँ,
ऐसे बोलकर मुझे पराया मत कीजिए। मैं इस घर की सदस्य हूँ। रुको, तुम्हारे लिए कुछ ले आती हूँ। कुछ नहीं चाहिए। वो तुम्हें एक बात बतानी है। ऐसे शर्मा रही थी कि वानी धीरे से हंसते हुए, शर्मा रही हो तुम? शादी तय हो गई है क्या? हाँ, वही बताने के लिए आई थी। तुम्हें मैं 4 दिन पहले ही ले जाऊंगी। ऐसे कहते ही जानकी शौक। नहीं बेटा, घर वाले तुम्हें कुछ कहना दे। माँ, मैं हूँ ना, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मेरी शादी पर 4 दिन पहले नहीं आएंगी तो कैसे चलेगा? उसकी शादी पर मैं 1 हफ्ता पहले आऊंगी। क्या? ऐसे बोल रही थी कि वानी चुपचाप देख रही थी। शादी में 1 हफ्ता है। 3 दिनों के बाद मैं ही आकर मैं ही इसे कार में ले जाऊंगी। तुम यहाँ सारे काम करके तैयार रहना, ठीक है? ऐसे कहती है। वानी सर हिलाकर हाँ कहती है। अच्छा चलो, ऐसे बोलकर अंदर ले जाती है। बहुत देर तक एक दूसरे से आराम से बात करते हुए समय गुजार रहे थे। दोपहर होने पर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। खाने के बाद, अच्छा मैं चलती हूँ, तुम तैयार रहना, भूलना नहीं। ठीक है, शादी में आपको भी आना है माँ। ऐसे बोलकर वहाँ से जाती है। उसके जाते ही वानी अपनी माँ से, जाने का मन भी है तो जाने की हिम्मत नहीं हो रही माँ। क्यों बेटा? क्योंकि वो बहुत अमीर लड़की है। मुझ जैसी गरीब लड़की उसकी दोस्त है, ये पता चले तो क्या कहेंगे लोग? ऊपर से मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं पहनने के लिए। लेकिन उसने इतने प्यार से आकर पूछा ना बेटा। जाओ बेटा। ऐसा है तो इन 3 दिनों में कोई काम करके एक अच्छा सा कपड़ा खरीद लूंगी, वो पहनकर उसके घर जाऊंगी। अच्छा, मर्जी। ऐसे कहती है। ऐसे उस दिन से वानी को जो काम मिलता वो काम करती। हर दिन से ज्यादा काम किया उसने। कपड़े के लिए पैसे इकट्ठा कर लेती है वो। 4 दिनों के बाद रोजी आकर वानी को अपने घर ले जाती है। रोजी के सभी रिश्तेदार वानी को देखते हैं। वे सभी अमीर थे। शरीर पर बहुत सारा सोना पहना था। वे वानी को देखकर, देखा ये लड़की कैसी है? रोजी की दोस्त है, गरीब है। हमारी रोजी ही उसे सब कुछ देती थी। नसीब होना चाहिए। ऐसे कह रहे थे। वो सारी बातें सुनकर वानी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे रोजी शादी होने तक वही थी। शादी होने पर लौटकर घर आकर फिर से काम में लग गई। ऐसे दिन गुजर रहे थे। कुछ दिनों बाद वानी की शादी तय होती है। वो बात रोजी को पता चलती है। बोलने के अनुसार ही वो 1 हफ्ता पहले आती है। रोजी के आते ही सभी लोग उसे बहुत अच्छे से देखते हैं। उसे एक महारानी की तरह देखते हैं। आए हुए सभी लोग, उससे देखा, कलावती जी की बेटी है। इतने बड़े घराने की लड़की वानी की शादी में आई है। कितनी अच्छी है, कितना साफ दिल है। ऐसे सभी उसकी तारीफ करते हैं। ऐसे वानी की शादी में रोजी उसके करीब थी। पैसे जायदाद देखने वालों के लिए ही है, दोस्ती में ये सब नहीं आता, ये उन्होंने जता दिया। शादी होकर अपनी अपनी गृहस्थी में थे, लेकिन फिर भी दोनों दोस्त थे।